स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। 12th और साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय है, फाइनल एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है। देखिए अंतिम व्यय का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता या उत्पादकों के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो पुनः बिक्री के लिए नहीं किया जाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार का कौन सा खर्च है जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, अंतिम व्यय की श्रेणी में हम उसको सम्मिलित करेंगे। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने एक बार इनको रीड कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा इसमें से, ऑप्शन ए, विद्यालय द्वारा कंप्यूटर की जो खरीद की गई है उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, अंतिम व्यय। क्योंकि देखिए विद्यालय ने जो कंप्यूटर खरीदे हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदे हैं, जबकि स्कूटर डीलर अगर स्कूटर खरीदता है तो वो लोगों को बेचने के लिए खरीदता है, इसलिए मध्यवर्ती व्यय में आएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में आएगा। रेस्टोरेंट द्वारा सब्जियों की खरीद की जाती हैं वो ग्राहकों को बेचने के लिए एक तरह से, तो ये भी एक तरह से मध्यवर्ती व्यय में आएगा। और चाय स्टॉल के द्वारा दूध की जो खरीद की गई है वो भी एक तरह से मध्यवर्ती व्यय है। ये सारे एक तरह से इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएंगे, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह चर है, फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है इसमें से। अब देखिए प्रवाह का मतलब क्या हो गया, ऐसा मूल्य, ऐसी मात्रा जिसको हम क्या कर सकते हैं, समयावधि में, पीरियड ऑफ टाइम में माप सकते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। स्टॉक में जो परिवर्तन है, स्टॉक में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, किसी वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक कितना है और वर्ष के अंत में कितना है अंतिम स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। इसलिए स्टॉक में परिवर्तन जो है वो एक तरह से किसको दर्शाता है, प्रवाह को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, किसी वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का आकलन यदि चालू वर्ष की कीमतों पर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा। एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन होता है वस्तु एवं सेवाओं का, उनके मूल्यों का जो आकलन है वो हम क्या कर रहे हैं, उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर अगर करते हैं, 2020 में जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो उनके मूल्यों का जो आकलन है वो हम 2020 की कीमतों के आधार पर ही अगर करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, चालू कीमतों पर जीडीपी कहा जाएगा, करंट प्राइस पर जीडीपी कहा जाएगा। और अगर हम इसके लिए किसी स्थिर कीमतों का प्रयोग करते हैं, आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग करते हैं, तो वो एक तरह से किसको दर्शाता है, वास्तविक जीडीपी या स्थिर कीमतों पर जीडीपी को दर्शाता है। तो हमारा जो आंसर है तीसरे का वो क्या हो जाएगा, द, चालू कीमतों पर जीडीपी। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे NFIA का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो यदि NFIA 0 से कम होगा तो GNP/MP बड़ा होगा GDP/MP से, तो बिल्कुल गलत है ये। देखिए NFI का मूल्य अगर 0 से कम है, अगर ऋणात्मक है कहने का मतलब, तो ऐसी स्थिति में जो GNP है वो GDP से कम होगा, तो ये गलत है हमारा। दूसरा है, जब NFIA 0 होगा तो GNP/MP बड़ा होगा GDP/MC से, ये भी बिल्कुल गलत है। जब NFI का मूल्य 0 होता है तो GNP/MP और GDP/MP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा क्या है, यदि FITA से कम होगा तो GDP/MP बड़ा होगा GDP/MP से, ये भी गलत है, दोनों सेम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में फोर्थ क्या है, जब NFIA 0 अधिक होगा
तो GNP-MP बड़ा होगा GDP-MP से। ठीक है, NFA का मूल्य क्या हो गया, 0 से अधिक है। 0 से अधिक का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक मूल्य है, तो ऐसी स्थिति में GNP-MP क्या होगा, GDP-MP से बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन द। देखिए NFI का मूल्य 0 से अधिक का मतलब माना कि NFI कितना है, 10 है, और GDP का मूल्य कितना है, माना कि 100 है। अगर हम इस 100 में इस 10 को प्लस कर देंगे NFI को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, GNP-MP आ जाएगा। कितना आ जाएगा GNP-MP, 110। तो जब NFI का मूल्य 0 से अधिक होगा तो GNP-MP जो है वो GDP-MP से बड़ा होगा, इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा है 5th, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या हो गया, एक तरह से जिससे अर्थव्यवस्था में नई आय का सृजन नहीं होता है। एक पक्ष से दूसरे पक्ष को धन का हस्तांतरण होता है, लेकिन आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप कोई नई आय का सृजन नहीं होता है। तो इसलिए जो हमारा हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर से कोई आय में वृद्धि नहीं होती है, अनुदान सब्सिडी से भी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, छात्रवृत्ति से भी नहीं हुई है। इसका मतलब ये तीनों हस्तांतरण भुगतान है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा है 6th, जब किसी वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार गणना की जाती है तो इसे दोहरी गणना कहा जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। देखिए जब हम क्या करते हैं, किसी एक ही वस्तु का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में एक से ज़्यादा बार शामिल कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी, और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो क्या होगा, वास्तविकता से अधिक हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें आटा है, उसका मूल्य 100 रुपये राष्ट्रीय आय में शामिल कर दिया गया है, और आटे से कोई चीज़ अगर बनाई गई है उसका मूल्य कितना है, 150 रुपये है। अगर राष्ट्रीय आय में इन दोनों का मूल्य शामिल कर दिया जाए तो 250 को अगर शामिल करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना क्या हो जाएगी, वास्तविकता से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो आटे का 100 रुपये जो मूल्य है वो इस 150 रुपये में शामिल हैं। इसका मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो अधिक हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, अधि आकलन कह सकते हैं, ओवर वैल्यूड। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। नेक्स्ट है 7th, निम्न में से कौन सा घटक NFIA का घटक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा घटक विदेशों से शुद्ध साधन आय जो प्राप्त होती हैं उसका घटक नहीं है। तो देखिए कर्मचारियों की जो शुद्ध आय है वो NFI का घटक होता है। संपत्ति या उद्यम वृद्धि से जो शुद्ध पारिश्रमिक मिलता है वो भी NFI का घटक है, और विदेशों से निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय, ये तीनों एक तरह से NFI के घटक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट है 8th, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण का एक घटक नहीं है। सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, देखिए पूंजी निर्माण का मतलब एक तरह से किससे होता है, निवेश होता है, और निवेश में हम दो प्रकार के निवेश को शामिल करते हैं, एक तो होता है स्थायी निवेश और दूसरा हमारा होता है माल सूची निवेश या इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इसलिए इससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। तो ये देखिए स्थायी का भाग नहीं है। स्थायी निवेश में कौन कौन सा आता है, सार्वजनिक निवेश हो सकता है, मकानों के निर्माण पर जो निवेश होता है वो हो सकता है, या कोई कारखाना है, बिल्डिंग बनाई गई है उसके ऊपर निवेश हो सकता है, सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश। तो ये तीनों अ, स और द, ये किसके भाग है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण के भाग हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। नेक्स्ट है 9th, निम्न में से कौन सा क्षरण है, लीकेज मतलब आय का जो प्रवाह है उसमें कमी करता है एक तरह से। तो आय के सृजन में कमी करने वाला जो घटक है वो कौन सा है, आयात। जब किसी देश के निर्यात अगर निवेश बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, आय में वृद्धि होती है, लेकिन आयातों से क्या होता है, इंपोर्ट से आय में कमी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्षरण कहा जाता है, लीकेजेस। नेक्स्ट हमारा है 10th,
एक व्यक्ति या संस्था जो सामान्यतः उस देश में रहता है जिसमें उसका आर्थिक हित केंद्रित होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? एक देश का सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है? एक व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश में उसकी आर्थिक जो भी वो काम कर रहा है उसका आर्थिक हित उस देश के लिए ही केंद्रित होता है, जिसको हम कहते हैं एक देश का सामान्य निवासी। नेक्स्ट हमारा है 11वां, रिजर्व बैंक के नोट जारी करने के गुण को देखा जा सकता है। भारत में अगर हम देखें तो नोट जारी करने का जो कार्य है 2 रुपये से लेकर बड़े जो भी नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक के द्वारा। तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उसका एक गुण होता है, इससे नोट में एक तरह से क्या होती हैं? एकरूपता बनी रहती है, साथ ही साथ जो कीमतें हैं उसमें स्थिरता बनी रहती है और साख पर नियंत्रण करना एक तरह से आसान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सारे गुण एक तरह से पाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति में शामिल हैं। मनी सप्लाई में हम किसको शामिल करते हैं? एक तो जो मुद्रा है, नकद मुद्रा, उसको शामिल करते हैं, नोट और सिक्के को, कॉइन को शामिल करते हैं। दूसरा जो बैंकों में जमा होती है उसको भी सम्मिलित करते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मुद्रा जो नोट और सिक्के हैं तथा बैंक जमा होती हैं दोनों को मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा गुणात्मक उपाय है? साख नियंत्रण का, क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, गुणात्मक उपाय है? तो देखिए जो नकद आरक्षित अनुपात है CRR, ये एक तरह से क्या है? क्वांटिटेटिव उपकरण में आता है, मात्रात्मक में आता है। दूसरा जो रेपो रेट है वो भी एक तरह से मात्रात्मक में आता है, जबकि तो नैतिक दबाव है, मोरल सुजन, ये एक तरह से किस में आता है? गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं वो भी मात्रात्मक उपाय जो परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव उपकरण में आता है। नेक्स्ट हमारा है 14, इनमें से कौन सी विधिग्राह्य मुद्रा है? विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब जो कानूनी रूप से लोगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती हैं, जिसको लोग मना नहीं कर सकते हैं एक तरह से स्वीकार करने के लिए। इनमें से जो रुपया है भारत के संदर्भ में वो एक तरह से क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा है। किसी भी भुगतान के लिए अगर कोई व्यक्ति रुपए के रूप में भुगतान करता है तो दूसरा व्यक्ति इसको अस्वीकार नहीं करता है, ठीक है, अस्वीकार नहीं कर सकता है, कानूनी रूप से इसको मानना पड़ता है, इसलिए इसको विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 15, स्फीतिक अंतराल के समय रिजर्व बैंक को करना चाहिए। देखिए जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल की स्थिति है, स्फीतिक अंतराल कब उत्पन्न होता है? जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज़्यादा होती है, तो इस स्थिति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, स्फीतिक अंतराल। तो स्फीतिक अंतराल की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? जो रिजर्व बैंक है उसको क्या करना चाहिए? इनमें से बैंक दर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बैंक दर को बढ़ाने से क्या होगा? अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग ज़्यादा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी देखिए मुद्रा की मात्रा अगर अर्थव्यवस्था में पहले से ज़्यादा है और ज़्यादा जारी करने से कीमतों में और वृद्धि होगी। नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक आरक्षित अनुपात CRR और SLR, इन दोनों में कमी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्फीतिक अंतराल की स्थिति में क्या करना चाहिए? CRR और SLR को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ मुद्रा को, नई मुद्रा को जारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैंक दर में वृद्धि, ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए। अगर स्फीतिक अंतराल है तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? बैंक दर में कमी करेगा। नेक्स्ट हमारा है 16वां 16, जब सभी योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति किसी प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना चाहते हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिलता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए जब अर्थव्यवस्था में लोग काम करना चाहते हैं, जो भी मजदूरी दर है, माना कि 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दर प्रचलित हैं और इस पर योग्य व्यक्ति काम करना चाहते हैं लेकिन उनको अगर काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक बेरोजगारी। और अगर इस मजदूरी दर पर काम उपलब्ध है लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते तो उसको हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट हमारा है
17वां, निम्न में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो देखिए जो उपभोग होता है उसका मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा वो धनात्मक होता है। इसलिए एपीसी और एमपीसी हमेशा धनात्मक होंगे, जबकि एमपीएस का जो मूल्य है वो भी हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो एपीएस है उसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है। और एपीएस को हम कैसे निकालते हैं? एस अपॉन वाई। माना कि अगर अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कितना है? 100 रुपये है, लेकिन लोगों की जो बचत है वो कितनी है? माना कि ऋणात्मक है, माना कि कितनी है? -100 है। तो इसी स्थिति में एपीएस कितना होगा? -100 अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया? -1। इसका मतलब जो औसत बचत प्रवृत्ति है एपीएस, इसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, बाकी इन तीनों का मूल्य जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि बचत जो है वो ऋणात्मक हो सकती है, इसलिए एपीएस का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे है उपभोग। उपभोग किसका फलनात्मक संबंध है? जो उपभोग होता है वो आय और उपभोग के बीच में संबंध को दर्शाता है, इसलिए हम कह सकते हैं आय और उपभोग के बीच में संबंध को। नेक्स्ट हमारा है 19वां, सम विच्छेद बिंदु पर होता है। अब देखिए सम विच्छेद बिंदु जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी आय रेखा है और ये हमारा उपभोग रेखा है। इस बिंदु पर दोनों बराबर हैं, तो इस बिंदु को एक तरह से क्या कहा जाता है? सम विच्छेद बिंदु। इसका मतलब इस ई बिंदु पर उपभोग और आय बराबर हैं, तो सम विच्छेद बिंदु पर क्या होता है? उपभोग और आय का स्तर बराबर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें एपीएस इक्वल टू 1, ठीक है, देखिए एपीसी इक्वल टू 1, तो देखिए सम विच्छेद बिंदु पर क्या होता है? एपीसी जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी सही है। देखिए एपीसी हम कैसे निकालते हैं? सी अपॉन वाई करके, और सी और वाई दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, सी और वाई दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? एपीसी का जो मूल्य है वो भी कितना होगा? 1 होगा। अगर हम कहें कि उपभोग कितना है? 100 रुपये, और आय भी कितनी है? 100 रुपये, अगर दोनों बराबर हैं तो इस स्थिति में क्या होगा? आय और उपभोग बराबर, इसका मतलब एपीसी इक्वल टू 1 होगा, तो ये भी सही है। और जब आय और उपभोग बराबर होती हैं तो बचतें कितनी होती हैं? 0 होती है, मतलब कोई भी बचत नहीं होती है, बचत। तो तीनों सही हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, उपरोक्त सभी सही हैं। अंतिम हमारा है 20वां, आय के परिवर्तन से प्रभावित होने वाले उपभोग व्यय को कहते हैं। मतलब ऐसा उपभोग जो आय में परिवर्तन से प्रभावित होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग कहते हैं। मतलब आय अगर बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, आय में कमी हो जाती है तो उपभोग भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ऐसे उपभोग को हम क्या कहते हैं? प्रेरित उपभोग कहते हैं। और इसको हम उपभोग फलन में कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसके द्वारा, ठीक है। ये जो स्मॉल सी है वो किसको दर्शा रहा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को दर्शा रहा है, और वाई किसको दर्शा रहा है? आय को। तो ये वाला जो हमारा भाग होता है वो किसको दर्शाता है? प्रेरित उपभोग को। और ये सी बार जो होता है, या जिसको हम ऐसे भी ले सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई की फॉर्म में, तो ये जो ए हमारा है या ये जो सी बार होता है वो किसको दर्शाता है? स्वायत्त उपभोग। मतलब स्वायत्त उपभोग क्या होता है? आय का स्तर अगर 0 है या आय का स्तर कितना भी हो, जो न्यूनतम उपभोग किया जाता है उसको हम सी बार, ठीक है, या फिर इस ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो किसको दर्शाता है? स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन को दर्शाता है, ठीक है। जबकि हमारा जो ये प्रेरित उपभोग है, इंड्यूस्ड कंजप्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आय के ऊपर।